टाटा कंपनी ने बनाया मिलिट्री ग्रेड का जासूसी सैटेलाइट, स्पेस एक्स करेगा लॉन्च। भारत का पहला प्राइवेट जासूसी सैटेलाइट स्पेस एक्स लॉन्च करेगा। लॉन्चिंग अप्रैल में होगी। यह सैटेलाइट को टाटा कंपनी के TASL यानी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है। पहली बार टाटा ने मिलिट्री ग्रेड का सैटेलाइट बनाया है। इस सैटेलाइट का इस्तेमाल भारतीय सेनाएं करेंगी ताकि वे बेहद गुप्त सूचनाएं हासिल कर सके। इस सैटेलाइट 0.5 मीटर स्पेशियल रिवोल्यूशन है। इस सैटेलाइट को टाटा कंपनी ने फ्लोरिडा भेज दिया है, जहां पर स्पेस एक्स इसे अंतरिक्ष में रवाना करेगा। पहले भारतीय सेनाओं को विदेश वेंडर से सटीक कोऑर्डिनेट्स और टाइमिंग की मांग करनी पड़ती थी, लेकिन अब यह अपने सैटेलाइट की वजह से ये दिक्कत नहीं आएगी। भारत ही इस सैटेलाइट की मॉनिटरिंग करेगा। इसका पूरा कंट्रोल भारत के पास होगा। इस ग्राउंड कंट्रोल सेंटर बेंगलोर में बनाया जा रहा है। बहुत जल्द यह ऑपरेशनल हो जाएगा। इसका इस्तेमाल सैटेलाइट से मिलने वाली तस्वीरों के गाइडेंस और प्रोसेसिंग में किया जाएगा। टाटा कंपनी इस सेंटर को लैटिन अमेरिकन कंपनी सैटेलॉजिक के साथ मिलकर बना रही है। इस सैटेलाइट से मिली तस्वीरों को मित्र देशों के साथ भी साझा किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पास भी ऐसी सैटेलाइट है, लेकिन बहुत बड़े कवरेज के लिए उनकी अपनी लिमिटेशन है। फिलहाल भारत अमेरिकी कंपनियों से जरूरी जासूसी डेटा लेती है। इस तरह के सैटेलाइट की जरूरत चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी संघर्ष की वजह से महसूस हुई थी। रूस के 16 लड़ाकू ड्रोन हुए ध्वस्त। रशिया यूक्रेन वार। रूस और यूक्रेन की सेना एक लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। जारी युद्ध में दोनों देशों की तरफ से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच खबर आ रही है कि यूक्रेनी वायु रक्षा बलों ने शनिवार रविवार की रात को अपने वायु सीमा में 16 रूसी लड़ाकू ड्रोन को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन फॉर्म समाचार एजेंसी ने बताया कि यूक्रेनी वायु सेना द्वारा टेलीग्राफ पर इसकी सूचना दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूसी सेना ने 18 लड़ाकू ड्रोन के साथ हमला किया था, जिसके बाद यूक्रेनी सेना बलों ने पोल्टावा, कीव, हेमेल्नित्स्की, माइकोलाई, कोरोवोहांद, निप्रोपेट्रोस, जेपोरिजिया और खेरसान क्षेत्रों में 16 ड्रोनों को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया है। यूक्रेन फॉर्म के मुताबिक शनिवार की रात को यूक्रेन के कई क्षेत्रों में अचानक हवाई हमले के सायरन बजने लगे, जिसकी वजह सीमा पार से रूस द्वारा लॉन्च किए गए हमलावर ड्रोन थे। इसके बाद यूक्रेनी वायुसेना ने भी बहादुरी के साथ उसका मुकाबला किया और कामयाबी हासिल की। 14 फरवरी 2022 में आमने सामने हुए थे दोनों देश। कानपुर में अडानी का प्लांट तैयार, बनेंगे ड्रोन, मिसाइलें और तोप। सीएम योगी जी कल करेंगे उद्घाटन। कानपुर डिफेंस कॉरिडोर में अडानी समूह की डिफेंस इकाई तैयार हो गई है। 200 हेक्टेयर में बनी इस इकाई में तोप से लेकर ड्रोन, हथियार और गोला बारूद बनेंगे। यहाँ शॉर्ट रेंज मिसाइलें भी बनाई जाएंगी। 26 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। ये एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद निर्माण इकाई होगी। इस अवसर पर अडानी ग्रुप के MD श्री गौतम अडानी के बेटे करण अडानी भी मौजूद रहेंगे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए कानपुर शहर स्थित डिफेंस कॉरिडोर में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की पहली यूनिट तैयार की गई है। करीब 1,500 करोड़ से तैयार इस स्मॉल कैलिबर एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मार्च से तोप, गोले और हैंड ग्रेनेड का उत्पादन शुरू हो जाएगा। प्लांट की पहली यूनिट में सबसे पहले राइफल, लाइट मशीन गन, LMG, AK-47 और कार्बाइन की गोलियां बनेंगी। अगले चरण में आर्टिलरी गन, गोला बारूद, तोपे और हैंड ग्रेनेड समेत सेना के लिए अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र व सुविधाओं संबंधित उत्पाद बनेंगे। मार्च तक उत्पादन शुरू करने का खाका खींचा गया है। रूस यूक्रेन वार में इस्तेमाल टोड तोप भी बनेंगी। भविष्य में यहाँ टोड तोप की सीरीज बनाने की भी तैयारी की गई है। टोड तोप का प्रयोग वियतनाम से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध तक हो चुका है। पहले यूनिट का परीक्षण पूरा कर लिया गया है। मेक इन इंडिया के तहत बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर व मिसाइल तक यहाँ बनेगी। डिफेंस कॉरिडोर में गोलियां बनाने के साथ भंडार गृह भी बनाया गया है। अभी आसपास और जमीन देखी जा रही है, जिससे रक्षा क्षेत्र से जुड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सके। समूह उन्हें भी काम देगा। झांसी और चित्रकूट स्थित डिफेंस कॉरिडोर नोड से भी सीधे जुड़ाव का फायदा मिलेगा। करीब 8 साल पहले तक आयातक के तौर पर पहचाना जाने
जाने वाला भारत आज डोर्नियर 228 155 mm एडवांस टोड आर्टिलरी गन, ATAG, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, राडार, सिमुलेटर, माइंस प्रोटेक्टिव व्हीकल, आर्म्ड व्हीकल, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर, एमुनेशन, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर सिस्टम, लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स और एवियोनिक्स और स्मॉल आर्म्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का निर्यात करता है। दुनिया में LCA तेजस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग बढ़ रही है। वायु शक्ति में टारगेट मिस कर गई R-73 मिसाइल, अब इस्तेमाल पर उठ रहे सवाल। पोखरण में वायु शक्ति जो 2024 युद्धाभ्यास के दौरान वायुसेना के तेजस फाइटर जेट ने एक हवाई टारगेट पर R-73 मिसाइल दागी। मिसाइल टारगेट को मिस कर गई। वहीं राफेल फाइटर जेट से निकली MICA-IR मिसाइल ने टारगेट को सटीकता से हिट किया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या R-73 मिसाइल का इस्तेमाल होना चाहिए या उसकी जगह कोई और स्वदेशी या विदेशी हथियार देखा जाए। तेजस ने R-73 मिसाइल जब दागी तब मौसम सही था, टारगेट सामने था, लेकिन मिसाइल टारगेट के नजदीक से गुजर गई। ऐसा लगता है कि उसका फ्यूज ट्रिगर नहीं हुआ। असली वजह तो पता नहीं चली है, लेकिन इसकी जांच की जरूरत बताई जा रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि तेजस फाइटर जेट में इस मिसाइल को लगाया जाए या नहीं। वायुसेना भी R-73 मिसाइल की सीमाएं जानती है। यह मांग लगातार हो रही है कि तेजस फाइटर जेट को SRAM से लैस किया जाए ताकि क्लोज कॉम्बैट के दौरान सटीक निशाना लगाया जा सके। इस मिसाइल को भारत में बनाने की तैयारी चल रही थी। फिलहाल इसे रूस का टैक्टिकल मिसाइल कॉर्पोरेशन बनाती है। जानिए इस मिसाइल की ताकत और सीमाएं। भारतीय वायुसेना चाहती है कि उसके फाइटर जेट में इस मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन R-73E मिसाइल हो। इसे आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत बनाया जाएगा। लेटेस्ट वर्जन की रेंज 30 किलोमीटर है। साथ ही इसमें RVVMD टेक्नोलॉजी लगी है, जिससे इसकी रेंज बढ़कर 40 किलोमीटर तक हो जाती है। यह मिसाइल डॉग फाइट के लिए ही बनी है। ये हवाई टारगेट को किसी भी डायरेक्शन में मारकर गिरा सकती है, चाहे दिन हो या रात। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर मेजर्स वाले माहौल में भी यह मिसाइल दुश्मन टारगेट पर सटीक निशाना लगाती है। इस मिसाइल को फाइटर जेट्स, बम वर्षक विमान या फिर अटैक हेलीकॉप्टर पर लगा सकते हैं। 2500 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से करती है यह हमला। इस मिसाइल में कंबाइंड गैस एरोडायनामिक कंट्रोल सिस्टम लगा है, जो लाइन ऑफ साइट पर 60 डिग्री तक की ताकत देता है। यानी दुश्मन पर हमला करते समय सीधी रेखा में जाती मिसाइल अचानक से इतने एंगल पर घूम भी सकती है। इसकी अधिकतम गति 2500 किलोमीटर पर आवर्स है। यह 2 मीटर की ऊंचाई से लेकर 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। अधिकतम 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। तबाह हो चुका कीव, अब चीन से भी लेगा पंगा। बस USA के यस और नो का इंतजार है। रशिया यूक्रेन वार, कीव चीन से भी जंग में 2-2 हाथ करने को तैयार है। यूक्रेन के एक वरिष्ठ सांसद ने कहा कि कीव किसी भी दुश्मन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है, चाहे वह ईरान, उत्तर कोरिया या चीन हो। सांसद ने दावा किया कि उसका देश इन हालातों में वाशिंगटन का मूल्यवान सैन्य सहयोगी साबित होगा। शुक्रवार को CNN को दिए एक इंटरव्यू में एलेक्सी गोंचारेंको ने कांग्रेस में गतिरोध के बीच यूक्रेन को अधिक सैन्य सहायता भेजने के लिए अमेरिका के आह्वान का भी जिक्र किया। अब वादों को पूरा करने का समय। समाचार एजेंसी CNN को दिए गए इंटरव्यू में यूक्रेनी सांसद एलेक्सी गोंचारेंको ने कहा कि अमेरिका रूस के खिलाफ जंग में सहायता के लिए कीव की मदद करे। अमेरिकी कांग्रेस में कीव की सहायता के लिए लंबित प्रस्ताव पर जल्द सहमति जरूरी है, ताकि युद्ध के मैदान में विरोधी ताकतों को हराया जा सके। अमेरिका की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है कि वह यूक्रेन का सबसे बड़ा सामरिक सहयोगी है। अब जरूरत है कि हम उस वादे को पूरा करने का काम करें। अमेरिका नहीं बदलेगी अपनी प्राथमिकताएं। यूक्रेनी सांसद ने कहा कि अमेरिकी नेताओं से कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर ध्यान न दें। अमेरिकी सत्ता में चाहे जो भी आए, उसका प्रभाव यूक्रेनी हितों पर नहीं पड़ेगा।
जाएगा। ताजा सामरिक हालात जिस तरह से बदल रहे हैं उससे एक बात तो तय है कि अमेरिका में विद्रोही एक साथ आ रहे हैं और उसे कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को तब ऐसे सहयोगियों की आवश्यकता होगी जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। सैन्य सहायता में देरी का कारण हमने अपने शहर अवदिव्का को गंवा दिया। रूसी सैन्य मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेनी सेना द्वारा आम नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया है। इस दौरान काफी ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि ये एक प्रलोभन है, अमेरिका को देने के लिए ये कोशिश कर रहा है कि एक प्रलोभन दें कि मैं तुम्हारा हर जगह साथ दूंगा, तुम भी मेरा साथ दो। हो सकता है बात सही है और पहले भी नाटो के साथ मिलकर उन्होंने कई देशों में काम किया है, लेकिन एक तरह का ये प्रलोभन ही दिखता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं। बाकी अमेरिका तो मदद करेगा ही, जो उसकी मजबूरी है उसको देखते हुए वो फिर भी मदद करेगा।